तो मेरे भाई ने एक दिन ऐसे ही बोल दिया मुझे कि कहीं सौम्य मन बुद्धि तो नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बच्चे पकड़ के सीधा दिल्ली वापस। हम माँ और बच्चे का रिश्ता इतने आसानी से नहीं बन पाता। वो हमें पहचानते भी नहीं थे। तो यहाँ पे उनके लिए सभी उनके मम्मी पापा हैं, पर सब बच्चों की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। हम अक्सर ये कहते हैं कि हर बच्चा अपने आप में ही स्पेशल होता है, पर जब हमारे सामने कोई स्पेशल बच्चा एक्चुअल में आता है, क्या हम उन्हें समझ पाते हैं? मुश्किल होती है ना समझने में। पर अब सवाल ये है कि क्या उन्हें समझना मुश्किल है या हम ही समझने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। आज का ये डिस्कशन होने वाला है ऑटिज्म के रिगार्डिंग, और इसी बारे में डिस्कस करने और हमें गाइड करने हमारे बीच स्टूडियोज में आज मौजूद हैं डॉक्टर नेहा रावत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CDEIC फ्रॉम NIPVD। आज हम मैम से बात करेंगे और जानेंगे ऑटिज्म के बारे में कि ये क्या होता है, इसके क्या साइंस होते हैं, क्या ये क्यूरेबल है, ऑल। ओके, सो हेलो मैम। हेलो जेनिफर, स्वागत है आपका 91.1 IVH। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शॉर्ट नोटिस में बुलाया है, इसके बाद भी आप आई हैं, थैंक यू। तो मैम, बिगिनिंग विद द इंटरव्यू, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है सिंपल शब्दों में। ऑटिज्म यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर हम इसे बोलते हैं। और बेसिकली इसमें जो 3 एरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें कि सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके जी, मतलब जिस भी इंडिविजुअल को ऑटिज्म होगा उसकी सोशल ये कम्युनिकेशन तीन एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। जैसे कि मैंने बताया, सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर्स होते हैं और सोशलाइजेशन, एज अप्रोप्रिएट लोगों के साथ इन्वॉल्व ना होना। ओके मैम, अगर पेरेंट्स को ये जानना हो कि हो सकता है उनके बच्चे में ऑटिज्म है, तो ऐसे कौन कौन से अर्ली साइंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, या ये किस एज में बेसिकली नोटिसेबल होता है? हाँ, अगर हम एज की बात अगर सबसे पहले करें तो बेसिकली 1.5 से 3 साल की एज में हम लोग जब डेवलपमेंट जो माइलस्टोन होते हैं वो बच्चा नहीं अचीव कर रहा होता है, तो पहला इंडिकेटर्स यही होता है कि बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन को अचीव नहीं कर रहा होता है। सेकंड, जैसे नेम स्पीच ना आना टाइमली, 1 वर्ड अगर बच्चा 1 ईयर या 1.5 साल के बीच में नहीं बोल रहा है, साथ में अपने नाम बुलाने पे रिस्पॉन्स ना करना, आई कांटेक्ट ना देना, अपने ही एज के बच्चों के साथ ना खेलना, अगर कुछ ये इंडिकेटर्स पेरेंट्स को नोटिस होते हैं 1.5 से 3 साल की उम्र में, तो बच्चे को जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना चाहिए। ओके, मतलब क्या हर बार अगर बच्चे की स्पीच डिले है तो ये समझा जाए कि ऑटिज्म है? नहीं, हर बार हम अगर स्पीच डिले पे ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी एरियाज होते हैं जो बच्चे के इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन है ना, साथ में बिहेवियर और सोशलाइजेशन ना करना, इन सारे एरिया में भी जब बच्चे के स्पीच डिले के साथ प्रॉब्लम दिखती है तो ही हम ऑटिज्म का डायग्नोसिस देते हैं। ओके, सो बेसिकली डायग्नोसिस इस तरीके से ही होता है। बिल्कुल। ओके मैम, क्या रीजंस होते हैं, क्यों होता है ये ऑटिज्म? अभी तक जो रिसर्चेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग तो कोई पर्टिकुलर रीजन अभी तक कॉज नहीं मिला है ऑटिज्म का, लेकिन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। बेसिकली अगर कहीं जीन्स में पहले रहे हैं तो ऑटिज्म के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में अगर डेवलपमेंटल प्रोसेसिंग में कोई डिले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ऑटिज्म के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने ये बताया कि सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियरल चेंजेस होता है, तो मतलब हमें सिंपल शब्दों में ऑडियंस को आप ये समझाइए मैम कि अगर किसी इंडिविजुअल को ऑटिज्म है तो उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स कुछ आप अगर बता दें तो। जो बच्चा है ऑटिज्म को लेके उसको इंक्लूजन नहीं मिलता है सोसाइटी में। बेसिकली अगर वो किसी पार्क में जाता है तो उसको उस तरीके का इंक्लूजन नहीं मिलता है, वो एक साइड में कॉर्नर में बैठा रह जाता है, या फिर कहीं ना कहीं उसको डिस्कम्फर्ट फील करता है वो उस इतनी सारी भीड़ में, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है। साथ में क्योंकि इसमें सेंसरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं तो लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड और भीड़ इनको परेशान करती है, तो इसी तरीके से कोई भी भीड़ में जाके ये बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं।
तो Okay. हम्म, तो अगर मतलब किसी पेरेंट्स को ये पता चले कि उनका बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, हम्म। या अगर वो ये लक्षण नोटिस कर रहे हैं, तो उनको हम्म। किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए मोरोवर? हाँ, सबसे पहले उनको अगर कुछ भी इंडिकेटर्स, उनको साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं इस तरीके के अपने बच्चे में, तो उन्हें सबसे पहले डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, ताकि वो अर्ली से अर्ली इसको डिटेक्ट कर पाए और इंटरवेंशन की तरफ आगे बढ़ पाए। ओके, ये आपने जो वर्ड यूज करा अर्ली इंटरवेंशन, ये क्या होता है मैम? अर्ली इंटरवेंशन यानी कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 1.5 से 3 साल की एज में जब बच्चे में कुछ भी इंडिकेटर्स हमें दिखते हैं, जैसे डिले माइलस्टोन, लैक ऑफ मतलब सोशलाइजेशन ना करना, इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो हमें अर्ली एज में इसको डायग्नोस करके और इंटरवेंशन यानी कि थेरेपीज में इन्वॉल्व करना। तो इन सारी इंटरवेंशन में जैसे थेरेपीज आ जाती हैं अलग अलग, स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी हो गई, इनमें जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसे अर्ली इंटरवेंशन कहा जाता है। ओके, जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर वो जाना चाहते हैं अर्ली इंटरवेंशन, तो कोई ऐसी जगह है जो आप प्रेफर करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे NIVH में ही क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी कि CDIC, जो कि 2020 में स्टार्ट हो गया था, तो अभी यहाँ पे थेरेपीज चल रही हैं, वहाँ पे बच्चे को 0 to 6 ईयर तक के बच्चे को हम लोग यहाँ पे थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जो इंडिविजुअल विद ऑटिज्म होता है, बेसिकली मतलब जो चाइल्ड कह सकते हैं हम, चाइल्ड विद ऑटिज्म, उनको क्या क्या थेरेपीज बहुत ही मतलब अच्छे साबित हुए हैं, रिजल्टफुल या इम्पैक्टफुल कह सकता है? बिल्कुल, कौन सा है? जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ऑटिज्म में। तो इन सारी 3 थेरेपी से हम लोग इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। ओके, क्या ऑटिज्म क्यूरेबल है मैम? नहीं, ऑटिज्म क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि ये एक कोई डिजीज नहीं है जिसको हम क्योर कर सकें। बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है जो कि लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ चलता है। इसको हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू थेरेपीज से। तो जैसे मैंने थेरेपीज अभी बताई हैं, उन्हीं थेरेपी से हम बिहेवियर्स को, इनकी डेली लाइफ स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और बच्चा इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकता है। ओके, आपने इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करी, तो मतलब एक पर्सन विद ऑटिज्म इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, जैसे जॉब, शादी, एजुकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स? बिल्कुल, राइट एज और राइट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑटिज्म में। अगर हम अर्ली एज में बच्चे को इंटरवेंशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में उसको स्किल डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चा बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग जी सकता है। जैसे कि अपना जॉब, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो भी इंटरेस्ट है बच्चे का, उसमें स्किल डेवलप कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट लिविंग जी सकता है। ओके मैम, जैसे अभी बात होती है, बहुत हर जगह बात होती है इंक्लूजन की, विच मीन्स सिर्फ वही इंसान नहीं जिसके पर्सन मतलब फैमिली में किसी पर्सन को डिसेबिलिटी हो, नॉट ओनली दैट पर्सन, एवरी पर्सन शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उन्हें पहले से इसकी तैयारी करनी होती है कि किस तरीके से उन्हें रहना है, मोर ओवर, या एथिकेट्स कह लो, डिसेबिलिटी एथिकेट्स कह लो, ये जानने बहुत जरूरी है। तो आप हमें बताएं कि अगर हमारे सामने कोई पर्सन विद ऑटिज्म आते हैं, तो हमें उनके प्रति कैसे अपना बिहेवियर रखना है, या कैसे बिहेव नहीं करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, कैसे उन्हें ट्रीट करना है, प्लीज बताइए। जैसे कि बेसिकली इनमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, तो कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि बच्चा स्पीच के थ्रू ही कम्युनिकेट करे। हो सकता है कि कुछ बिहेवियर से वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहे, तो वहाँ पे हमें एम्पैथेटिक वे में उनके साथ डील करनी चाहिए, है ना। बच्चा अगर रो रहा है तो दैट्स मीन उसके पीछे भी वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हमें एम्पैथेटिक वे में उनके साथ डील करना चाहिए और इंक्लूजन देना चाहिए सोसाइटी में। बेसिकली पार्क वगैरह में पेरेंट्स सबसे ज्यादा ये इंक्लूजन नहीं मिलने की वजह से परेशान रहते हैं। तो पार्क हो गया, बच्चा जाता है तो उनको अवॉइड किए जाते हैं, या उनके खिलाफ कंप्लेन होती है कि ये बच्चा हमारे बच्चे को परेशान कर रहा है, इसे खेलना नहीं आ रहा है। तो इन सारी सिचुएशन में बच्चों को इंक्लूजन मिलना चाहिए, और साथ में पेरेंट्स को इस चीज को लेके एम्पैथेटिक होना चाहिए। ओके मैम, इसी से एंड में हम क्या एक आप ओवरऑल जो भी हमारे ऑडियंस है उनके लिए भी, प्लस पेरेंट्स जो डीमोटिवेट होते हैं, या अगर उनके बच्चे में ऑटिज्म है तो कहीं वो सैड हो जाते हैं, तो ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए?
मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चे के डेवलपमेंट एंड उसके अर्ली एंड साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करिए। अगर कोई भी इंडिकेटर्स आपको रेड फ्लैग दिखता है तो आप जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन की तरफ बढ़िए, क्योंकि जितनी जल्दी इंटरवेंशन लेंगे उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें अपने बच्चे में देखने को मिलेगी। साथ में पेशेंस रखिए और अपने मेंटल हेल्थ वेलबींग का भी ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से मैं मैसेज देना चाहूंगी सारे पेरेंट्स को। और कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इसका सबसे बड़ी की है, ताकि हम अपने बच्चे में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेल मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो थेरेपी में आया हो EIC में, क्योंकि आप खुद CDEIC में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे वर्क करती हैं, तो क्या आपके सामने कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको लगा हो कि ये इतने सालों से आ रहे हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट है एंड ऑल दिस? हाँ, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने बच्चों के साथ और आज उनके बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं चाहूँगी कि वो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे का इम्प्रूवमेंट बताएं। तो मैं उनको साथ में लाई हूँ, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी थेरेपी ले रहे हैं और कैसे कैसे उन्होंने अपने बच्चे के साथ काम किया है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो आज हमारे बीच एक ऐसी पेरेंट मौजूद है जिनका बच्चा चाइल्ड विद ऑटिज्म है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस जानेंगे। सो हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। स्वागत है आपका 91.1 IVS टू पे। जी धन्यवाद। तो मैम, आपके बारे में और ये छोटी सी परी के बारे में बताइए। मेरा नाम अनीता है और इनका नाम सौम्या है। हाय सौम्या। हाय। हाय। यस। ये सौम्या 6 साल की है और हम देहरादून से ही हैं। ओके। जी। तो मैम, आप हमें बताएं कि आपको CDEIC के बारे में कैसे पता चला? आप यहाँ कितने सालों से जुड़ी हैं ओवरऑल? CDI से जुड़े हुए वैसे मुझे 4था साल लग गया है। ओके। तो यहाँ तो बस डेस्टिनी से पहुँच गए। जैसे कि कुछ तो कहानी होगी इसके कहानी पीछे। बिल्कुल, मैं मतलब मेरा मायका है देहरादून में, लेकिन मैं रहती दिल्ली में थी। ओके। तो जब बच्चे को मतलब 1.5 साल में मैं बच्चे को लेके देहरादून आई थी अपनी मम्मी लोगों के पास। तो मतलब सब लोग देख के बोलते थे कुछ डिफरेंट है सौम्या, ओके। ऐसे कहीं बोलते थे मुझे कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, मतलब किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती थी। तो मेरे भाई ने एक दिन ऐसे ही बोल दिया मुझे कि कहीं सौम्या मन बुद्धि तो नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बच्चा पकड़ के सीधा दिल्ली वापस कि बच्चा तो अभी 1.5 साल का है, ऐसा बोला। तो मैंने इग्नोर मार दी उस चीज़ को। मैं अपना अच्छे से वहाँ रहने लगी। लेकिन हाँ, बच्चे में प्रॉब्लम मुझे समझ में तो आती थी कि मैं क्यों नहीं हैंडल कर पा रही हूँ बच्चे को। बच्चे का कोई सोने का टाइम टेबल नहीं, कोई उठने का टाइम टेबल नहीं, कोई खाने का टाइम टेबल नहीं। अब कुछ सिखाएं तो कैसे सिखाएं? कभी हम कलरिंग वगैरह भी करवाने के लिए देते थे तो फाड़ देती थी या तो खा लेती थी उन चीज़ों को, कलर्स को। मतलब बैठना पड़ता था, मतलब करती ही नहीं थी, हम करा ही नहीं पाते थे। बिल्कुल नहीं करवा पाती थी मैं किसी को। मतलब नेम रिस्पॉन्स भी नहीं था। जैसे हम नाम लेते थे, हम कुछ छोटे मोटे काम भी देने की कोशिश करते थे, तो हमें ही उस टाइम ऐसा लगता था कि जितना टाइम ये लगाएंगे हम करके दे देते हैं। नॉर्मली जैसे हम बोलते थे शूज़ पहन लो, तो उनका ध्यान तो होता ही नहीं था उन चीज़ों में, किसी भी चीज़ में। तो हमें भी लगता था ये टाइम वेस्ट हो रहा है, हम ही करके दे देते हैं। तो शुरुआत का टाइम तो ऐसा था कि मतलब दिक्कत तो बहुत होती थी, लेकिन उस चीज़ को हम भी नहीं समझ पाए। हमें लगा छोटा है बच्चा और जिद्दी है शायद। लेकिन जब मैं बच्चे को 1.5 साल से 2.5 साल में लेके आई, वैसे उस बीच में मेरी मम्मा भी आई थी वहाँ पर। मम्मा ने भी बोला कुछ है सौम्या, आई कांटेक्ट नहीं कर रही है। जितना देखती है सबके पैर में देखती है या घुटने तक देखती है, किसी के फेस में नहीं देखती। ऐसे बोला मम्मी ने वहाँ पर आके कि इसको एक बार आप डॉक्टर को दिखाना। फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, ये 2020 में हुई थी। 2020 में ये हुई। उस टाइम का माहौल ही ऐसा था कि कोई हमारे घर में आया नहीं, हम किसी के घर में गए नहीं, पता ही नहीं चली चीजें। और हमको भी बच्चे को मतलब हम जब खुद ही सोशल नहीं हो पाए ना, पार्क ले जा पाए ना किसी के बर्थडे पार्टी में, तो उस चीज को हम भी नहीं समझ पाए। हमें यूं लगा कि शायद बच्चा कनेक्ट हम ही नहीं करवा रहे हैं इस वक्त, बच्चा कैसे होगा किसी के साथ कनेक्ट। लेकिन जब 2.5 साल में मुझे देहरादून में बुलाया गया था शादी में, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं जब सौम्या 2.5 साल की थी मैं उसको लेके आई। तो मतलब सौम्या सबसे डिफरेंट थी उस टाइम कि सौम्या किसी से कनेक्ट नहीं हो रही है। पूरी शादी में सौम्या चम्मच लेके एक कोने में 4 घंटे निकाल रही है। सौम्या को कोई मतलब नहीं, मतलब शादी का घर है। सौम्या खिड़की में बैठ के 4 चम्मच लेके या कोलगेट लेके, कंघियां लेके,
मतलब वहाँ पर बैठ के अपना पूरा 4-4 घंटे निकाल। मुझे तो वैसे देख के अच्छा लग रहा था, चलो शी इज एंगेज्ड विद समथिंग, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। मुझे भी सही लग रहा है कि चलो ठीक है, चलो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, चलो बैठिए एक जगह। लेकिन मैंने देखा जब कि सारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं आपस में, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सौम्या को कोई मतलब नहीं है किसी से। तो उस वक्त भी मतलब इतना आइडिया नहीं था उन चीज़ों का, पर मम्मी ने मेरी बोला कि सौम्या को जाने से पहले दिखाना है, एक बार दिखाएंगे हम हॉस्पिटल। ठीक है। तो उसको हमारे घर के बगल में नॉर्मली कोई हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर मम्मी दिखा के आई, मेरे साथ लेके कि चलो दिखा के आते। उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे नॉर्मली यही बोला कि हाँ थोड़ा मतलब कुछ डिफरेंट तो है, बट डायरेक्ट हमें उन चीज़ों के बारे में उन डॉक्टर को भी मुझे लग रहा नहीं पता था। उन्होंने बोला कुछ डिफरेंट तो है, ओवर है इसका दिमाग, ऐसे बोला सिर्फ। उस ओवर का मतलब भी मैं नहीं समझ पाई कि मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है कि हाँ कुछ ओवर है। तो उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ दी, मैंने 1 महीने तक उसको दिया, एक ब्रेन का था और एक पेट का था। ठीक है। मुझे भी उतना आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो देने के बावजूद भी मतलब नहीं लगा ठीक। कि जब मम्मी ने बोला जब इतना टाइम यहाँ रुक रहे हैं तो इसको और अच्छी जगह ले जाएंगे। तो मम्मी मेरी देहरादून में ही कॉर्नेशन हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। तो वहाँ पर बात नहीं बन पाई किसी कारण, तो उन्होंने फिर मैं दून में गई। तो जब मैं दून में गई तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला हाँ कि प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम तो है लेकिन उसका सोल्यूशन यहाँ नहीं है। ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट आपका राजपुर रोड में NIBH में होता है। ओके, तो वहाँ से आप यहाँ हाँ। पहुँची। क्या बेबी में अभी कोई नोटिस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेंजेस हैं, पॉजिटिव हैं? कोई मतलब एक दो आप बोल पाए? एक आध से भी ज्यादा चेंजेस है बच्चे में। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता था बिल्कुल भी, अब बच्चा आई कांटेक्ट भी करता है, रिस्पॉन्स भी करता है, स्पीच भी उसकी अब आ गई है। बिल्कुल। पर 4 साल का इंतजार था, बट रिजल्ट मिला जी, वर्थ इट था इंतजार। हालांकि मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि वो फुल स्पीच उसकी स्टार्टिंग से ही थी वैसे, लेकिन एक कम्युनिकेशन होती थी, वो चीज उसकी बिल्कुल नहीं थी। वो गाने गाती थी, उसको राइम्स आते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से, अगर हम कब कुछ सिखाते भी थे उसको तो तुरंत जवाब नहीं देती थी। उसका मन आता था तो 1 महीना भी लग सकता था उस जवाब को मिलने में, 2 महीने में। जैसे आज हमने उनसे पूछा या आज हमने उनको बताया, डेली जो हम रूटीन में उनको सिखाते थे मम्मा बोलो पापा बोलो, तो हमें कभी मतलब तुरंत नहीं मिला। उसका कोई गारंटी नहीं है कि मतलब 1 महीने में याद करके बच्चा बताए। तो मतलब बेटी का ऐसी था कि वो 6 महीने में याद आता था उसको कि मम्मा ने क्या सिखाया, तब बोलती थी वो 6 महीने बाद मम्मा पापा। लेकिन अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि बच्ची को मैं अगर अभी बोल रही हूँ ना जिस चीज को, वो तुरंत दोहरा रही है उस चीज को। मतलब इतने इंतजार के बाद आप बिल्कुल 4 साल का इंतजार था। वर्थ इट है फिर भी, राइट? इन दी एंड यही है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के सबसे बड़े सपोर्टर्स होते हैं। अगर वही हार मान गए तो फिर क्या ही हो, बिल्कुल है ना? और मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगी कि जैसे जो सौम्या की मदर है, ऐसी ही इंसाइट हर पेरेंट्स में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये जर्नी अभी भी चल रही है, अभी भी वो लगी हुई है अपनी मेहनत पे, लेकिन वो हार नहीं मानी है। जैसे कि मैंने बोला था कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। थेरेपीज के ड्यूरिंग थेरेपी खुद को भी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो ये वही पेरेंट्स है जिन्होंने अपनी जर्नी में अपने आप को स्ट्रांग रखा और अपने आप में भी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, बिल्कुल, है ना? तो उसके लिए मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और ऐसी इंसाइट हर पेरेंट्स में होनी चाहिए। और हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे दोनों को, बिकॉज ये बहुत ही मतलब दोनों के सपोर्ट की वजह से, पेरेंट्स एज वेल एज EIC के सपोर्ट की वजह से आज वो बच्चे भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही पेस थोड़ी धीमी हो पर आगे बढ़ रहे हैं। एंड सेम टू द पेरेंट्स फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। सही में वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, सच में मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम आवरसेल्फ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और इसी पर हमने जानकारी भी जानी नेहा रावत मैम से, और हमने एक पेरेंट से उनकी स्टोरी भी जान ली है। पर कहानियाँ सिर्फ एक इंसान के स्टोरी से नहीं पता चलती, हमें और भी लोगों से जानना चाहिए। और यही जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं CDEIC यानी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या कहानियाँ हैं और यहाँ पर क्या क्या होता है। मैम, आपको यहाँ CDEIC में आए हुए कितना टाइम हुआ है, एंड ओवरऑल आपके बच्चे को कौन कौन सी थेरेपीज दी जाती है मैम यहाँ पे? नमस्ते मैम, मेरा नाम सुनीता है, मेरे बच्चे का नाम अनन्या है। मैं यहाँ से 3 साल हो गए हूँ, 2023 में आई थी। मेरे बच्चे को यहाँ OT, स्पेशल एड, स्पीच, DT, वेबर, ये चीज़ें थेरेपी दी जाती है यहाँ
हर थेरेपी 2-3 कोई 3 दिन की कोई 1 दिन की है, अलग अलग मतलब ऐसे थेरेपी दी जा रखी है। शुक्रवार तक यहाँ थेरेपी चलती है। जब मैं शुरू में आई थी तो मेरा बच्चा बहुत डरती थी, लड़की जैसे डरती थी वो, बहुत किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाते थे। जैसे शुरू में आई मैं ओटी क्लास में तो बॉल के ऊपर वो बैठाते थे तो डरती थी उनको देख के। टेबल के ऊपर खड़े नहीं रहना था जिस पे बैलेंस बनाते, बच्चा वो मतलब बहुत डरते थे, मतलब किसी चीज़ पे हाथ नहीं। अब काफ़ी उसका डर निकल गया। मेरा नाम सुषमा सोनकर है, मेरे बेटे का नाम विराज सोनकर है। मैम नमस्ते। तो मैम आपको CDAC के बारे में कैसे, किसके थ्रू पता चला और अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है यहाँ पर? मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा मतलब बीमार था तो मैं लेके गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैसा बच्चा है, ये इधर उधर भाग रहा है, एक जगह बैठ ही नहीं रहा है। फिर मुझे मैम महंत हॉस्पिटल में बताया कि वहाँ पर आप ले जाओ, एक बार दिखा दो बच्चे को। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे अभी तक आपका? मैम ठीक है, थोड़ा पहले से तो बेटर है। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ग्रुप थेरेपी के हमारे बहुत सारे जो हैं फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सोशलाइजेशन में, और बच्चे इन सब चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से ये सब सीखते हैं कि वेट कैसे करना है, आपस में बातचीत कैसे करनी है। हमारे ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए जो ग्रुप थेरेपी है वो बहुत ही प्रभावी रहती है, जिससे कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कि बेसिकली ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चे पॉइंटिंग ज़्यादा करते हैं कि लाइक कि बिना बोले हर की चीज़ बच्चे को मिल जाए। तो हमारा बेसिक काम होता है कि बच्चा अपने नीड्स को एक्सप्रेस करे, तो वो वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, पर हमारा मोस्टली काम रहता है कि बच्चा वर्बली अपनी चीज़ें बताना शुरू करे। हम यहाँ पे पेशेंट्स को डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कराते हैं कि जो उनकी डेली लिविंग में हेल्प करें, और हम अभी बॉल कंप्रेशन हमने कराई कि जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो और उसकी रिलैक्सेशन हो, टू इंकरेज इन द डेली लिविंग एक्टिविटीज़।